तो ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, सबसे पहले अगर कोई अपडेट्स है आपकी नज़र में तो वो हमें दें और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, जैसा कि आपने सही फरमाया, आज की 2 सबसे बड़ी डेवलपमेंट पहले तो रूस और यूक्रेन के युद्ध से है, जहां परसों जो एटाकम्स मिसाइल से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था, उसके जवाब में आज रूस ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन के नाइपर शहर पर बहुत भयंकर हमला किया। गौरतलब बात है कि इसमें शायद पश्चिमी सूत्र बता रहे हैं कि इसमें शायद RS-26 रुबेज आईसीबीएम का इस्तेमाल किया था। लेकिन ठीक है, इसमें न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर बम नहीं लगा हुआ था। आमतौर पर आईसीबीएम जो कि 6000 किलोमीटर तक जा सकता है, ये वाला मिसाइल, उसमें आमतौर पर अगर असली लड़ाई होती अमेरिका के साथ या पश्चिमी देशों के साथ, तो एटमी हथियार, एटम बम लगा होना चाहिए था। लेकिन इस वाले RS-26 में सिर्फ आम 500 किलो के हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब लगे हुए थे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और सूत्रों के अनुसार ये नाइपर शहर में जो कारखाना था, जिसमें कि जर्मन लेपर्ड टैंक्स को रिपेयर किया जाता था, उसके ऊपर जाके गिरा। आज की दूसरी बड़ी खबर, जैसा आपने भी बताया, वो ये है कि मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को वॉर क्राइम के तहत एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है। और आईसीसी के जितने देश हैं, सबसे अनुरोध किया है कि नेतन्याहू को अरेस्ट करने में हेल्प करें। तो आगे की चर्चा शायद आप इन्हीं 2 मुद्दों से शुरू कर सकते हैं। और मैं इसी से चर्चा ही शुरू करना चाहता हूँ और मैंने भी यही बात बताई थी कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक तरीके से है। तो और जिस तरह से फ़िलिस्तीन, पहली बार फ़िलिस्तीन की तरफ से जो बयान आया है, वो भी उस पे भी चर्चा करूँगा। लेकिन कैप्टन साहब, ये भले ही उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लगे हुए थे, लेकिन ये किस बात का इशारा है? क्या पुतिन ये बताना चाहते हैं, पुतिन ये दिखाना चाहते हैं कि हम इसमें बम भी लगा सकते हैं और ये मार भी कर सकता है? क्या ये उसकी तरफ इशारा है? क्या ये दबाव बनाने की एक चाल है? देखिए, राष्ट्रपति पुतिन जो हैं, वो पश्चिमी ताकतों को और अमेरिका को दिखाना चाहते हैं। यूक्रेन तो खैर इस पूरे खेल में बहुत छोटा खिलाड़ी है, कि अगर रूस चाहे तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन के ऊपर। और इसके लिए उन्होंने अपनी जो चाल चली है, उसमें उन्होंने हथियार को फेंक दिया है। कहते हैं ना, हँसिया फेंक दिया बिना धार के। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राष्ट्रपति पुतिन चाहें तो आज इस आईसीबीएम RS-26 में असली एटम बम भी लगाकर फेंकना चाहते थे, कर सकते थे। लेकिन जैसा कि जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि असली एटम बम का इस्तेमाल इतना आसान नहीं है। असली एटम बम का इस्तेमाल करने से ही ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक अलग नजरिए से, अलग मायने पे, एक अलग लेवल पर चला जाता है। तो पुतिन जानते हैं कि इस एटम बम को अगर आज फेंक देते RS-26 के माथे पर रखकर, तो शायद उनको फायदा कम, लंबे दरमियान में, लॉन्ग टर्म में, और शायद उनको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता। इसी के तहत उन्होंने आज नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब रख के इसमें फायर किए। एक और जो छोटी सी बात है, माइनर डिटेल, की ये एक MIRV मिसाइल है, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। इसमें होता क्या है कि जब ये अंतरिक्ष की तरफ जाता है और वापस जमीन की तरफ आता है, टारगेट की तरफ, तो इसके माथे से एक बॉम्ब नहीं निकलता, एक साथ अलग अलग कई इंडिपेंडेंट बॉम्ब्स निकलते हैं। यानी एक बॉम्ब इधर चला गया इस टारगेट पर, एक बॉम्ब उस उधर चला गया उस टारगेट पर। तो अगर इसमें एक छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब भी होते तो आज नाइप्रो शहर खत्म हो गया होता। हजारों की तादाद में, वहां पर लाखों की तादाद में लोग मारे जाते, और आज अभी तक उसका जो एटॉमिक डस्ट है, गुबार है, वो यूरोप तक पहुंच जाता।
सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पॉलिटिकल रिपरकशन होता पूरी दुनिया में, अभी तक दुनिया भर की मीडिया, टीवी चैनल सब इसी पर बात कर रहे होते। याद रखना चाहिए हमें कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद 1945 में जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, तब से लेके आज तक दुनिया में किसी ने भी एटॉमी हथियार को गिराने की ज़रूरत नहीं की। देखिए, अमेरिका के पास 5,500 एटॉमी हथियार हैं, रखता है बस। रूस के पास भी 6,000 एटॉमी हथियार हैं। अब तक रूस सिर्फ रखता था बस। लेकिन पुतिन एक साइकोलॉजिकल दबाव डालना चाहते हैं पश्चिमी देश और अमेरिका के ऊपर कि और लॉन्ग रेंज हथियार यूक्रेन को ना दें और अगर गलती से दे दी, तो यूक्रेन को बस में कर लें, काबू में कर लें कि वो उनको रूस की तरफ ना फायर करें। जी। जिस तरह से यूक्रेन में खुद अमेरिका ने जिसकी तरफ इशारा किया फदील साहब ने कि एम्बेसी खुद बंद कर ली। मतलब इन एम्बेसियों का बंद किया जाना ये किस बात का इशारा है? क्या वहाँ जंग एस्केलेट करेगी? या ये कि जो बाइडेन जो है वो जाते-जाते कुछ बड़ा करना चाहते हैं? या क्या क्या है इसको कैसे आप देखते हैं? एम्बेसी का खुद अमेरिका जो है वो उसने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। कैसे देखते हैं इसको? कैप्टन साहब? जी हाँ, पहली बात तो जहाँ तक आईसीसी की बात है समझना पड़ेगा जैसे कि बुंदेला साहब ने सही बताया कि दुनिया के सारे देश आईसीसी के मेंबर नहीं है, सिग्नेटरी नहीं है। जो हेग कन्वेंशन हुआ था उसके बाद जब उसको वेरीफाई करना था तो दुनिया के महत्वपूर्ण देश काफ़ी देशों ने साइन किया, जिसमें जो बिलीव करते हैं कि आईसीसी के जो डिक्टाट्स हैं या आईसीसी की जो वर्डिक्ट्स हैं उसको लागू करना चाहिए। जो आईसीसी के सिग्नेटरी देश हैं, महत्वपूर्ण देश देख लीजिए फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी है। लेकिन गौरतलब बात ये है कि दुनिया के जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट देश हैं, उन्होंने आईसीसी का जो चार्टर है, उस पे साइन नहीं किया है। जो नॉन सिग्नेटरी देश हैं आईसीसी के, जो कि आईसीसी के इस वर्डिक्ट को लागू करने के लिए यानी नेतन्याहू को अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट वारंट के वजह से ये देश हैं जैसे अमेरिका है, चीन है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, भारत भी है, सऊदी अरेबिया है, कतार है, इराक है। ये सब देश आईसीसी के सिग्नेटरी नहीं है। यानी अगर आज नेतन्याहू इजिप्ट चले जाएं, चाइना चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, यूएसए चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, कतार चले जाएं, इराक चले जाएं, तो उनको ये देश अरेस्ट नहीं करेंगे। जहां तक नेतन्याहू साहब की बात है, आप देखिए कि अब भविष्य में उनका विदेशों में जाना थोड़ा कम हो जाएगा। इसकी कई वजह हैं, हम आगे चर्चा करेंगे। जो कीव वाली खबर है, वो तो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि अमेरिका सहित कम से कम 8 पश्चिमी देशों ने, जिसमें कि नेटो के भी देश हैं, वो अपना एम्बेसी कीव से बंद करके बाहर चले गए हैं। कई देश यूरोप के ऐसे हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जिन्होंने कि अपने सिटीजन को बोल दिया है कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है रूस से, इसलिए आप अगले 72 घंटे के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स में, वहां सभी लोग अंडरग्राउंड शेल्टर बनाते हैं घर के नीचे बाय लॉ, तो वहां पर आप 72 घंटे का खाना प्रिजर्व करके रखिए। तो ये दिखाता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश और नेटो देश के जो ज़हन दिमाग में परेशानी का एक जो बादल है वो दिखाता है कि शायद रूस वाक़ई एक न्यूक्लियर हमला कर सकता है। आकलन तो यही है कि नहीं करेगा, क्योंकि रूस अगर आज एक न्यूक्लियर हमला कर देता है, तो आज सुबह जैसे वहाँ की जो मौसम है, आज सुबह भारत में जब 10, 11, 12 बजे का समय था, अगर आप वर्ल्ड मैप में हवा का रुख देखते तो हवा का रुख चाहे वो निप्रो हो या कीव हो, वहां से बेलारूस की तरफ था। यानी आज सुबह जब वो सुबह 5 बजे जब वो गिरा आईसीबीएम निप्रो के ऊपर, अगर उसमें न्यूक्लियर हथियार होता, तो उसका जो रेडिएशन है, अब खासतौर से उसकी जो न्यूक्लियर डस्ट है, वो तो हवा में बहुत उछल जाती है, 2, 3, 5, 10 किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। और सुबह 5 बजे हवा के रुख से वो बेलारूस की तरफ चली जाती। तो शायद काफ़ी सारे लोग खुश नहीं होते, लुकाशेंको जो कि पुतिन के अभिन्न मित्र हैं, वो तो बहुत ही परेशान हो जाते।
देखिए क्या न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल रूस करेगा? ये इसकी गणना अभी भी कर रहे हैं अलग-अलग पश्चिमी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट और राजनीतिज्ञ। अगर मान लेते हैं कि रूस ने कल सुबह 5 बजे एक न्यूक्लियर हथियार कीव पर गिरा दिया, तो जैसा कि हम सब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कीव में करीबन 2 लाख सिविलियन मारे जाएँगे और आसपास के 10 किलोमीटर तो जो न्यूक्लियर डस्ट और रेडिएशन होगा, आने वाले कई समय तक वहाँ की जो धूल होगी, मिट्टी होगी पेड़-पौधे होंगे पानी के सोर्स होंगे, चाहे वो नहर हो या अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज़ हों, कंटामिनेटेड हो जाएँगे। इस्तेमाल के लायक नहीं रहेंगे। तो रूस ने समझिए कल यूक्रेन पर कीव पे कब्जा कर लिया या समझिए भविष्य में किसी तरह से ज़ेलेंस्की के बाद एक मित्र प्रेसिडेंट कीव में आ जाता है जो कि रूस का दोस्त हो, तो रूस कीव को तो किसी भी तरह से यूक्रेन की राजधानी की तरफ से इस्तेमाल नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। तो बहुत सारे आयाम हैं जो आयाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर रूस ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर लिया, वॉर क्रिमिनल वाला एंगल आ जाएगा। लेकिन रूस के जो मित्र देश हैं जैसे भारत रूस का बहुत ही मजबूत दोस्त है। इसको यकीन कर पाना अमेरिका को भी हजम नहीं हो रहा कि भारत कैसे रूस का इतना मजबूत और पक्का और सिंसियर दोस्त है। लेकिन अगर पुतिन साहब ने एक न्यूक्लियर हथियार गिरा दिया, तो उसके बाद भारत में भी भारत सरकार को भी पुतिन जी के राष्ट्रपति पुतिन की इस कार्रवाई को समर्थन करना संभव नहीं होगा। हमें भी कन्नी काटनी पड़ेगी, हमें भी मुँह छुपाना पड़ेगा और हमें भी शायद राष्ट्रपति पुतिन को भविष्य में कभी भी भारत में एज़ ए स्टेट गेस्ट बुलाना मुश्किल हो जाएगा। आ रहे हैं पुतिन साहब, अगले महीने आ रहे हैं। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे तो भारत में उनको वेलकम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रिपरकशंस पुतिन साहब का जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल करियर है या उनका जो बुढ़ापा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी।